सबसे पहले आपको बताएं कि अफगानिस्तान हमसाया और बरादर मुल्क होने का हक अदा नहीं कर रहा और ना ही दोहा माहदे की पासदारी कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट कहते हैं कि 50 से 60 लाख अफगानी तमाम तर हुकूक के साथ पाकिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। इसके बरक्स पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशत गर्दों को अफगानिस्तान सरजमीन पर महफूज पनाहगाहें मैसर हैं। ऐसी सूरत हाल मजीद जारी नहीं रह सकती। पाकिस्तान अपनी सरजमीन और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने तमाम तर वसाइल बरूए कार लाएगा। तो गुज़श्ता रोज़ आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जो क्वेटा गैरिजन में बातचीत की या इसके अलावा CMH में ज़ख्मियों की आयादत के दौरान जो बात की, आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन पेश कर रहे हैं। अपने ट्विटर पैगाम में उन्होंने ये दो टोक अल्फाज में लिखा है कि अफगानिस्तान हमसाया और बरादर मुल्क होने का हक अदा नहीं कर रहा है। यही बात कल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी कही थी कि अफगानिस्तान की तरफ से जो मुआहिदा किया गया था, जो वादा किया गया था, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा और पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में अफगान शहरियों के मुलव्विस होने पर तशवीश है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को याद दिलाया कि 50 से 60 लाख अफगानी तमाम तर हुकूक के साथ पाकिस्तान में कई सालों से पनाह लिए हुए हैं। इसके बरक्स पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन पर महफूज पनाह गाहें मैसर हैं। ऐसी सूरत हाल में मज़ीद काम जारी नहीं रह सकता। ये एक बड़ा वाज़ेह दो टोक पैगाम है। इसी सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुज़श्ता रोज़ जो आर्मी चीफ ने बात की, आज उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन है वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का और बड़ा क्लियर है मौक़िफ़ अफगानिस्तान की तरफ कि अब इस तरह चलेगा नहीं। क्या होता देख रहे हैं आने वाले दिनों में आप? हाँ जी, आई थिंक एक तो ये टाइमली स्टेटमेंट है और दूसरा थोड़ा रिमाइंड करने की जरूरत है कि अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान ने लक्ष्य से अब तक क्या किया है। जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि मिलियंस ऑफ अफगान जो हैं वो इस पाकिस्तान में एज रेफ्यूजीज रह रहे हैं, उनको लुक आफ्टर भी किया जाता है। तो इसमें मिक्स फिगर है, मतलब 30 से 40 लाख तक अफगान है और एक और फिगर है कि 75,000 अफगान बच्चे पाकिस्तान सॉइल पे पैदा होते हैं हर साल। सो इट्स इंक्रीजिंग ऑल्सो और ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे है। कोविड में आपने देखा कि बॉर्डर को खोला गया डिस्पाइट ऑल कंस्ट्रेंट्स और हमने मदद की। अभी भी 3 लाख अफगान हर महीने क्रॉस करते हैं, काम करने के लिए आते हैं, इलाज के लिए आते हैं। अफगान स्टूडेंट्स को यहाँ पे फ्री तालीम दी जाती है। तो डिस्पाइट आर इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट पाकिस्तान ने, अगर आप देखें पिछले 10 सालों में तकरीबन $1 बिलियन की इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमैनिटेरियन एड दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के रोड्स बनी हैं, हॉस्पिटल्स बने हैं, इसी तरीके से अफगानिस्तान की एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। इसके अलावा जो अफगानिस्तान का डिप्लोमेटिक इस वक्त आप कह लें प्रेजेंस है दुनिया में, वो ना होने के बराबर है और पाकिस्तान ने हमेशा उनकी मदद की। यहाँ पे आपको याद होगा कि इस साल के बाद में कॉन्फ्रेंस हुई थी इन्वेस्टमेंट के लिए और डिप्लोमेसी के लिए। तो ये तो हो गया बेसिकली अफगान ट्रांजिट ट्रेड है, इसमें सारा ट्रेड कराची और ग्वादर से होता है। उसके अलावा जो है डिप्लोमेटिक सपोर्ट है। अभी आ जाते हैं कि जो टेररिस्ट अटैक्स हैं, अगर आप देखें तो ये 3-4 उनकी उनके सूबे जहाँ से ज्यादा इनिशिएट होता है वो बॉर्डरिंग रीजन है। ऊपर कुन्नड़ है जहाँ पे दाइश बहुत एक्टिव रही, उनका एक टेररिस्ट मारा गया था हेड जो है लास्ट मंथ। फिर नीचे आ जाए नंगरहार है, गजनी, पक्तिया और पक्तिका और जो जोक के सामने है ये पक्तिया का उनका सूबा बनता है। तो साफ जाहिर है इसके अंदर उनका लिंक भी था और जो ट्रेस आउट किया गया 3 इसमें अफगान थे और वो ड्रग्स लेके आए हुए थे, अपना लेके आए हुए थे। तो उसमें ज़रूरत है तालिबान गवर्नमेंट को देखने की कि क्या इस तरीके से आगे चला जा सकता है। डिस्पाइट आवर सैक्रिफाइसेस, डिस्पाइट के हमने पाकिस्तान की सरजमीन जो है हाजिर कर दी और ये आज की बात नहीं है, ये 1979 से चल रहा है। तकरीबन 50 लाख अफगान जो है वो उस वक्त मुकीम थे और इस वक्त 40 लाख हैं। अभी भी जो अफगान अशराफी है जो निकली है वहाँ से अमेरिकन इख्ला के बाद, सबका सब ट्रांजिट पाकिस्तान के थ्रू हुआ है। यहाँ होटलों में रहे हैं, यहाँ पे उनको घरों में रखा गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता यूरोप की तरफ मूव किया है। तो हर लिहाज से सपोर्ट किया है, कैपेसिटी बिल्डिंग है और इसमें डिस्पाइट यानी एफर्ट जो है अभी तक उनकी रेट ऑफ स्टेट जो है बॉर्डरिंग रीजन में नहीं है। अभी उनकी पुलिस बिल्डअप हो रही है आर्मी, लेकिन डेफिनेटली अगर उनके कोई सिंपथाइजर्स हैं TTP के लिए तो उनको इस चीज़ का एहसास भी होना चाहिए। और आई थिंक नाउ द मैसेज इज क्लियर कि टेररिज्म पे जीरो टॉलरेंस है और ये जब से आर्मी चीफ आए हैं जनरल आसिम उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था और आपने देखा कि ठीक है। नादिर मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब आप साथ ही रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब की तरफ चलते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आप वक़ार हसन खान साहब की गुफ्तगू भी सुन रहे हैं। वो ये कहते हैं कि हमने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर जो है अफगानिस्तान के लिए अपने दरवाजे खोले और वज़ीर दिफा भी याद दिला रहे हैं कि तकरीबन 50-60 लाख अफगानी जो हैं वो 40-50 साल से पाकिस्तान में रह भी रहे हैं। आप नहीं समझते कि हमारी जो अप्रोच थी ह्यूमैनिटेरियन उससे कहीं मुख्तलिफ भारत की थी इन्वेस्टमेंट की और वो उसमें कामयाब रहा, हमारे जो बरादराना ताल्लुकात थे हम उसमें उस तरह से कामयाब नहीं रहे?
چیئرمین پاکستان نیشنل ریفارم موومنٹ، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ مسئلہ جو ہے یا سبجیکٹ جو ہے وہ جیو پولیٹکس ہے. یہ خالی یہ سوال نہیں ہے کہ پاکستان نے کیا ہیومینیٹیرین کوشش کی اور بھارت نے کیا انویسٹمنٹ کی. بھارت کی اصل انویسٹمنٹ اینٹی پاکستان ہے. آپ یہ سمجھنا نہیں چاہتے. پاکستانی کو سب سے بڑا مسئلہ ہے سارے پاکستانی کو. وہ یہ سمجھنا ہی چاہتے ہیں کہ ہو از دی اسٹیٹ ایکٹر بیہائنڈ دی نان اسٹیٹ ایکٹر، یعنی کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یا ملیٹنٹس ہیں. آج کی بات ہو رہی ہے، اب وار آن ٹیرر یا امریکہ کی جب نیٹو تھی یا سوویت یونین تھا اس زمانے کی بات نہیں ہو رہی نا. وقت کے ساتھ ساتھ جیو پولیٹکس چینج ہوتی رہتی ہے، ڈائنامک ہے. آج کون وہ ملک ہے جو ان کو چلا رہا ہے؟ یا تو ظاہر افغانستان سے آ رہے ہیں تو یا تو افغانستان کی گورنمنٹ یعنی افغان طالبان کی گورنمنٹ ان کو سپورٹ کر رہی ہے یا ان کو اجازت دے رہی ہے یا ان کو کنٹرول نہیں کر رہی، یا تو وہ ہے اور یا بھارت ہے. دو ہی ہے نا. امریکہ تو اس وقت یوکرین میں لڑ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے ساری باقی کاروائی چائنا سے اگلی لڑائی کی تیاری ہے اینڈ سو آن. سو آپ اپنی پالیسی کلیئر کریں. میں نے پہلے بھی کہا کئی دفعہ اور دوبارہ دہراتا ہوں، آپ کی پالیسی جو ہے obsolete ہے. نیشنل سیکورٹی پالیسی تو ہے ہی کوئی نہیں. یہ ایک چیز ہوتی ہے نیشنل سیکورٹی پالیسی، اور میں نے اس پہ اپنا ویو دیا تھا. میرا ویو بڑا کلیئر ہے. میرا ویو ہماری موومنٹ ہے اس کا بھی ویو. وہ اس میں تھنک ٹینک بھی شامل ہے اور باقی لوگ بھی شامل ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں زیرو ٹالرنس، ہر دفعہ حملہ ہو جاتا ہے اور زیرو ٹالرنس کہتے ہیں. کبھی آپ کے وزیر دفاع کہتے ہیں، کبھی کوئی اور صاحب کہتے ہیں. یہ جب آرمی چیف آئے ہیں انہوں نے پہلی دفعہ یہ جو ابھی آرمی چیف ہیں جنرل آصم، انہوں نے آ کے ایک بولڈ اور ایک پیٹریوٹک اور ایک جو سینسیبل سٹانس ہے وہ لی ہے. سٹانس یہ ہے اور جس کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے کہ پاکستان پہ کہیں سے بھی حملہ ہو، چاہے مشرق سے، مغرب سے، جنوب سے، مطلب جہاں سے بھی حملہ ہو، جو بھی کرے اس کا آپ نے جواب دینا ہے کسی نہ کسی فارم میں، اور کئی طریقے جواب دینے کی. تو چونکہ یہ پہلا حملہ نہیں ہے اور یہ پوری کڑی ہے اور یہ مغربی سرحد ہو رہی ہے، تو یہ میری کتاب ہم کرتے رہے. میں ذرا چاہوں گا کہ آپ کے اوپر حملہ ایک جنگ کر رہا ہے بھارت وہاں سے، تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے. آپ جواب آپ نے صرف مغربی سرحد پہ جواب نہیں دینا، آپ نے بھارت کے اندر بھی جواب دینا ہے اس کا. یقینی طور پر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کی طرف میں دوبارہ آؤں گا. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ رحیم خالد لودھی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. لودھی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جنرل صاحب یہ جو ساری گفتگو ہے ہم اس میں ابھی بات کر رہے تھے وقار حسن خان صاحب سے بھی، نادر میر صاحب سے بھی. اپروچ یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ کہا کہ زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے اور ہم نے بار بار یاد دلایا کہ ہم کس طرح سے ہوسٹ کر رہے ہیں افغانیوں کو. لیکن ہماری اپروچ میں اور بھارت کی اپروچ میں زمین آسمان کا فرق رہا. ہم نے دل کے دروازے کھول دیے، سرحدیں کھول دی، لیکن بھارت نے آئندہ آنے والے سالوں کے لیے انویسٹ کیا. ہماری پالیسی میں غلطی کیا رہی اور اب ہم اسے کس طرح سے شفٹ اور چینج کریں گے اتنے سالوں بعد؟ شکریہ. دونوں بھائی صحیح بات کر رہے ہیں. ایک تو میں ان کی تائید کرتا ہوں، صاف ظاہر ہے کہ افواج پاکستان کا جو مقصد ہے مین وہ دفاع پاکستان ہے، اور حملہ جس نوعیت کا بھی ہو اور جس سائٹ سے بھی ہو اس کا جواب دینا ضروری ہے. لیکن اب میں ایک دو باتیں یہ بتانا چاہوں گا کہ ضروری نہیں کہ جس ڈائریکشن سے آپ پر حملہ ہو رہا ہے وہی اصل ڈائریکشن ہے حملے کی. یہ جو میں نے بات کی ہے یہ سمجھنے کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ آپ کے دوست کون ہیں، دشمن کون ہے، کون آپ سے ناراض ہے، کس وجہ سے ناراض ہے، اور کون ہے جو کہ آپ دیکھیں. حال ہی میں آپ کو پتہ ہے کہ خونزادہ صاحب جو کہ ان کے پیشوا ہیں افغانستان کے، انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ جو بھی پاکستان پر حملہ کرے گا وہ افغانستان کا دشمن ہے. اس کے علاوہ آپ نے سنا ہوگا کہ 2-3 ایسے دہشت گرد افغانستان کے اندر مارے گئے ہیں جو کہ پاکستان کو مطلوب تھے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ افغان حکومت کی مدد کے بغیر ہو رہا ہے؟ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ افغان حکومت کا پورے علاقے پہ شاید کنٹرول نہ ہو، تو وہ ہم جو پاکستان ہیں، جو اتنی پرانی فوج ہے ہمارے پاس اور اتنے ہمارے پاس انٹیلیجنس ادارے ہیں، کیا ہمارے علاقے میں دہشت گرد موجود نہیں ہیں؟ کیا ہم نے ان کو صاف کر دیا اچھے طریقے سے؟ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ غصے میں آئیں اور اس قسم کی بات کریں کہ وہ اپنا حق نہیں ادا کر رہے یا وہ نہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اصل اس کے پیچھے ہے کون اور کون چاہ رہا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات خراب ہوں. بہت اچھا کیا کہ آرمی چیف جیسے ایران گئے ہیں. میرا خیال ہے ایسے ہی ان کو ایک افغانستان میں جانا چاہیے اور وہاں سے دو ٹوک بات کرنی چاہیے اور ان کا موقف بھی لینا چاہیے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی حق ادا نہیں کر رہے نیبرہڈ کا، ان سے بھی تو پوچھیں، کیا ان کو تو کوئی ہم سے شکایت نہیں ہے؟ تو یہ بات چیت کرنے کی ضرورت ہے اور غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ فالس فلیگ آپریشن اور جھوٹ اور طوفان کا یہ آج کا زمانہ ہے. کون کروا رہا ہے آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، اور کس کے ذمے لگایا جا رہا ہے آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے. میں مانتا ہوں کہ آرمی چیف کے پاس اور ڈیفینس منسٹر کے پاس سورسز ہیں جو وہ پتہ لگا سکتے ہیں، اس لیے ان کی بات میں وزن ہے. لیکن میں یہ کوشن کروں گا اپنی لیڈرشپ کو
کہ ایسے دھمکیاں نہ دیں بلکہ پتہ لگا لیں تعلقات کو کہ بہتر رکھتے ہوئے ان کے جو گریونسز ہیں ان کو بھی سنیں. جنرل صاحب ساتھ رہیے گا پلیز. ہمیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے بھی جوائن کیا, ان کو شامل گفتگو کر لیتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پینل ہمارے ساتھ موجود ہے, گفتگو ہم کر رہے ہیں. وزیر دفاع نے بھی وہی بات کی ہے جو کل آرمی چیف نے کہی, اور اب ہمارے ساتھ جو لوگ موجود ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ گریونسز کو سنا جائے افغانستان کے بھی, اور دوسرا اس دشمن کو دیکھا جائے جو یہ سب کچھ کروا رہا ہے, نہ کہ افغانستان کو. کیا کیا جا سکتا ہے اس ساری صورتحال میں, کیا آپشنز ہیں ہمارے پاس, کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں سب معلوم ہے کہ انڈیا کیا کر رہا ہے, اس کی ڈرا کیا کر رہی ہے. ناٹ اونلی افغانستان کی تو بلکہ BLF کو بھی وہ سپورٹ کریں. ٹارگیٹ ان کا ایک ہے, کسی طریقے سے پاکستان اپنا سیکرٹ منصوبہ کامیاب نہ کرے, ہم اکنامک ترقی نہ کریں اور ہماری ورلڈ بینک کی سمن میں پھنسے رہیں, اور جو انڈیا کو خاص کیا جائے امریکن میں وہ خاص چاہتا ہے کہ سیکرٹ نہ بنے, ادھر سے لداخ میں پڑھنا چاہتا ہے, اس ساؤتھ مسلم ان کو ضرورت ہے. دیکھنا یہ کہ افغانستان کو سب پتہ ہے. افغانستان ہم سمجھتے ہیں کہ وجہ سے گورنمنٹ ان کی پوری قائم نہیں ہے, وہاں پر ان کو پیسوں کی ضرورت ہے, پیسہ فری جو ہوگا ہے. پھر اس کے بعد ان کے جس طریقے سے وہ ابھی پولیٹیکل انکلوسیو گورنمنٹ نہیں ہے, ایتھنک بیلنس گورنمنٹ. افغان گورنمنٹ کی خود غلطی ہے کہ وہ کیوں نہیں 36% جو باقی جو ہے ایتھنک ہیں, ہزارات ازبیک تاجک, ان کو بھی ریپرزینٹ تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے. اور چیف عامر صاحب کو بہت اچھا وجہ زمین بات سے ملے گا, کیونکہ ناردرن الائنس سے نارتھ سے لوگ ہیں, یہ سارے ازبیک تاجک ہزارات جی ان کو اب جو ہے ایران کی سپورٹ حاصل ہے. تو ایران اور پاکستان مل کے دونوں اسٹیک ہولڈرز ہیں, یہ مسئلہ حل کریں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. تمام احباب کا آپ کو روکنا ہوگا. اس وقت کی جو صورتحال ہے ذرا اس کی بات کر لیتے ہیں. لاہور کا موسم اس وقت بدل رہا ہے, مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش ہو رہی ہے, گرمی کا زور ٹوٹا ہے, اور محکمہ موسمیات کا یہ بتانا ہے کہ یہ سلسلہ آئندہ 12 گھنٹے تک یوں ہی وقفے سے جاری بھی رہے گا. جی ہاں, حالیہ بارش کے پیش نظر ضلع انتظامیہ کی جانب سے متعلقہ محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں. مزید کیا ہدایات کی گئی ہیں, کیا صورتحال ہے, نمائندہ PN زہیب حسن کاظمی سے جان لیتی ہیں. جی زہیب. جی بالکل, موسم خوشگوار ہو گیا ہے. لاہور بھر میں مختلف مقامات پر موسلادھار اور کہیں پر تیز بارش اور کہیں پر رم جھم جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. اس وقت میں لاہور کے علاقے مسلم ٹاؤن میں موجود ہوں, جہاں پر موسلادھار بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. تاہم یہ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا یہ سلسلہ جو ہے آئندہ 12 گھنٹے تک جو ہے وہ جاری رہے گا, اور مختلف مقامات پر لاہور سمیت دیگر نواحی علاقوں میں بھی بارش کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے متعلقہ محکموں کی, تو لاہور میں حالیہ بارشوں کے پیش نظر ضلع انتظامیہ کی جانب سے متعلقہ اداروں کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے, تاکہ کسی بھی نشیبی علاقے میں بارش کا پانی جمع نہ ہو سکے اور شہریوں کو ٹریفک کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. جی آپ کو بتائیں کہ قائد نون لیگ نواز شریف کا PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے رابطہ, ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال اور نگران سیٹ اپ پر تبادلہ خیال کیا گیا. نواز شریف نے مولانا کو یقین دہانی کرائی کہ تمام اہم سیاسی فیصلوں پر آپ کو اعتماد میں لے کر چلیں گے. انہوں نے دبئی میں سابق صدر آصف علی زرداری سے ہونے والی ملاقات کے حوالے سے بھی وضاحت کی ہے. تو بہرحال روٹھے ہوئے مولانا کو منانے کے لیے خود میاں محمد نواز شریف میدان میں آئے ہیں, اور انہیں بتایا ہے کہ دبئی میں ملاقات ہوئی تو اس میں کیا بات چیت ہوئی. ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ آئندہ انتخابات کے لیے جو نگراں سیٹ اپ ہوگا اس پہ آپ سے بھی مشاورت کریں گے. IMF کا بیل آؤٹ پیکج, سعودی عرب کے $2 ارب اور پھر متحدہ عرب امارات کی جانب سے $1 ارب کے ڈپازٹ کے بعد معیشت کچھ سنبھلی ہے. حکومت کی سانس میں سانس آئی ہے, تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 15 ماہ کی کارکردگی عوام کے سامنے رکھی جائے, کیونکہ انتخابات کا سیزن ہے, اسمبلیاں اپنی مدت اگست میں پوری کر رہی ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے اس سلسلے میں وزارت اطلاعات کو بھرپور میڈیا مہم چلانے کی ہدایت کی ہے, اور اتحادی حکومت کی مشکلات اور چیلنجز کا اس میڈیا مہم میں ذکر کرنا ہوگا. نئے شروع کیے گئے پروگرامز اور منصوبے بھی قوم کے سامنے لائے جائیں گے, خاص طور پر معاشی مشکلات جس کا اس حکومت کو تانا پڑتا رہا وہ, اور پھر IMF معاہدے کی مشکلات اور کامیابی کو بھی اجاگر کیا جائے گا, اور پھر یہ الیکشن کیمپین میں کنورٹ ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی مسلم لیگ نون حکومتی کارکردگی کو اپنی انتخابی مہم میں بھی استعمال کرے گی. تو انتخابات سے پہلے کی یہ تیاریاں ہیں جو اب سر اٹھا رہی ہیں.
पी टी आई के रुकन कौमी असम्बली मीर खान मोहम्मद जमाली और सियासी शख्सियत हसन जामोट ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की और पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। आसिफ अली जरदारी, मीर खान मोहम्मद जमाली और वडेर हसन जामोट को पार्टी में शमूलियत पर खुशामदीद कह रहे थे। यकीनी तौर पर इस वक्त जो लोग इधर उधर हैं उन्हें आसिफ अली जरदारी अपनी तरफ करने की कोशिशें कर रहे हैं। साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून ने इस सिलसिले में जो अपने दरवाजे हैं वो बंद कर रखे हैं। बारहा ये बताया गया है कि गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी के पास बड़ी गुंजाइश है खैबर पख्तूनख्वा और ख़ास तौर पर पंजाब में। तो इस सिलसिले में जो कोशिशें हैं वो तेज़ कर दी गई हैं और मज़ीद दो लोग जो हैं रुकन कौमी असम्बली मीर खान मोहम्मद जमाली और सियासी शख्सियत हसन जामोट, इन्होंने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की, पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया और इन्हें वो मफलर पहना दिया गया जो 2018 में भी चलता था। अब पीपल्स पार्टी ये मफलर अपने हाथों से बांट रही है। तो ये मनाजिर आपके सामने है। दुबई में नवाज शरीफ से मुलाकातों के बाद आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में डेरे जमाने का फैसला किया है। साबिक सदर का आज लाहौर पहुंचने का इम्कान है और वो लाहौर में चंद रोज़ क़याम करेंगे। ज़राए का ये कहना है कि आसिफ अली जरदारी का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन से भी मुलाकात का इम्कान है। बिल्कुल, मिशन लाहौर इस हवाले से पहले भी जो लाहौर में इस तरह की सरगर्मियाँ होती थी उसे नाम दिया जाता था। अब भी इस हवाले से यही इत्तलात हैं कि मुलाकातों के बाद आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में डेरे जमा लिए हैं। मज़ीद क्या कुछ हो रहा है बात कर लेते हैं नुमाइंदा पीरन हैदर खरल से। हैदर, आसिफ अली जरदारी के क़याम के हवाले से मज़ीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? वो किया है और बताया ये जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी आज लाहौर पहुंचेंगे और उसके बाद जो है वो मुलाकातें करेंगे। जो पंजाब की लीडरशिप है उनको भी बता दिया गया है और हदायत कर दी गई है कि वो लाहौर, अगर वो अपने हलकों में हैं तो वो लाहौर पहुंचे और आसिफ अली जरदारी पंजाब के इंतखाबात के हवाले से उनसे जो हैं वो मुलाकातें करेंगे और जो सियासी रहनुमा हैं उनसे भी मुलाकातें की जाएगी। जो अहम लाहौर में है चौधरी शुजात से भी मुलाकात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और बताया। जी ठीक है हैदर, बहुत शुक्रिया आपका। मौसम की बात करें तो पेशावर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। तेज़ बारिश के बायस पूरा शहर झील का मंजर पेश करने लगा। गुलबहार, फ़कीराबाद, GT रोड, भानामाड़ी और कोहाट रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया। जबकि नोथिया और सदर बाजार में भी इस वक्त बारिश का पानी घरों में दाखिल है। पेस्को के फीडर स्ट्रिप हो गए हैं। हमेशा की तरह जो ही बारिश शुरू होती है तो फिर कई इलाकों से बिजली गायब हो जाती है। इसे दानिस्ता तौर पर भी बंद किया जाता है ताकि किसी हादसे से भी बचा जा सके। सूरत हाल क्या है, ब्यूरो चीफ पेशावर उमैर यासिर हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। पेशावर में आज सुबह 1 घंटे से ज़ायद होने वाली मूसलाधार बारिश के नतीजे में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का पानी इस वक्त भी खड़ा है। सड़कों पर, चौराहों पर बारिश का पानी खड़ा है, जबकि घरों में भी बारिश का पानी दाखिल हुआ है। अंदरूनी शहर के बहुत से इलाके हैं जिनमें गुलबहार, जहांगीरपुरा और कोहाटी के इलाके हैं जहाँ पे घरों के अंदर बारिश का पानी दाखिल हुआ और दुकानों के अंदर भी बारिश का पानी दाखिल हुआ, जिसकी वजह से दुकानों में दुकानदारों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस बारिश के नतीजे में जो 150 से ज़्यादा बिजली के फीडर ट्रिप कर गए हैं, जिसकी वजह से एक पेशावर शहर और गिरदोनवाह में जो बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हुई है और इस वक्त लोगों को बिजली ना होने की वजह से भी काफ़ी तकलीफ का सामना है। पेस्को के तर्जुमान के मुताबिक आइंदा चंद घंटों में जो मज़ीद ख़राबियाँ हैं वो दूर करके बिजली की जो फराहमी है वो बहाल कर दी जाएगी। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर और गिरदोनवाह समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मज़ीद बारिशों की पेशन गोई की है। उमैर यासिर ने आपको पेशावर दिखाया। अब हम आपको ले चलते हैं मियाँ वाली, जहाँ पर वक्फे से बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से अक्सर इलाकों में नदी नाले बिफरने से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं और शहरी अपनी मदद आप के तहत यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। सिचुएशन है क्या, जान लेते हैं नुमाइंदा PNN नुमाइंदा इस्मतुल्लाह नियाज़ी से। जी, सख्त गर्मी के बाद बारिशों की वजह से मियाँ वाली का जो मौसम है उसमें खासी खुशगवार तब्दीली देखने को मिल रही है। लेकिन जो कमर मुशानी के नज़दीक बड़ोच, अडवाला और चिचाली के जो नदी नाले हैं उनमें खासा पानी आ गया है। इसी तरह कालाबाग शहर से गुजरने वाला जो निहाल नाला है वो उसके बिफरने से उसका पानी जो है वो कालाबाग के शहर की आबादी और जो बाजार की दुकानें हैं उनमें दाखिल हो गया है। इसी तरह कमर मुशानी के साथ से गुजरने वाला अडवाला और जो बड़ोच के जो हिफाजती बांध हैं उन पर भी बिल्कुल काम नहीं किया गया और खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि आइंदा आने वाली जो बारिश है उसमें इन नदी नालों का पानी कमर मुशानी शहर में दाखिल
हो सकता है। अहले इलाका ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि वो कमर मुशानी के साथ से गुजरने वाले अडवाला और चचाली और अडवाला चचाली और जो बड़ोच है उसके जो हिफाजती बांध हैं उनको मजबूत किया जाए। जी। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह लंडी कोटल में भी मानसून की मूसलाधार बारिश की वजह से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। सैलाबी सूरत हाल के बायस पाक अफगान शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हुई और बारिश के बायस दो तरफा तजारत भी मुअत्तल हो चुकी है। सूरत हाल क्या है जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर रहे हैं हिजरत अली आफरीदी। हिजरत, आप बताइएगा कि ये जो सिलसिला है तजारत का ये रुका हुआ है, मंजर क्या है आपके इर्द गिर्द? जी बिल्कुल, मानसून की पहली बारिश की वजह से ज़िला खैबर में कसीर तादाद पे जगह जगह सैलाबी रेले जो है वो निकल चुके हैं। इस वक्त मैं पाक अफगान शाहराह पे मौजूद हूँ। आप देख रहे हैं कि एक बड़ा सैलाबी रेला जो है वो पाक अफगान शाहराह पे गुजर रहा है, जिसकी वजह से पाक अफगान शाहराह पे जो तजारत है वो मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो चुकी है। ज़िली इंतज़ामिया ने रेस्क्यू 112 एहलकारों और पुलिस एहलकारों को जगह जगह पर अलर्ट कर दिया है ताकि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटा जा सके। आप अगर कैमरामैन ये दिखा सके कि यहाँ पर एक बहुत बड़े पैमाने पर सैलाबी रेला जो है वो गुजर रहा है और इस सैलाबी रेले की वजह से काफ़ी नुकसानात का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। जी, तो ये सूरत हाल आपने देख लिया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद चलते हैं, जहाँ सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बारिश की पेशगोई की है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तो बारिश आ नहीं रही, बारिश आ गई है। मजीद क्या सूरत हाल है, किरण खान से जान लेते हैं। जी किरण, कहिएगा। जी बिल्कुल, मौसम की सूरत हाल की अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद में मौसम हमें खासा खुशगवार होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि गुज़श्ता रात से ही बारिश का जो सिलसिला था इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में जारी रहा। इस्लामाबाद में भी कल शाम से जो है बारिश शुरू हो गई थी, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत में कमी दिखाई दे रही है। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त इस्लामाबाद में कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमे मौसमियात का कहना है जी जो बारिशें हैं ये 17 जुलाई तक इसी तरह से जारी रहेंगी। ये दूसरा स्पेल था जो कि 13 से 17 जुलाई तक बताया गया था। इसमें पहले स्पेल में इतनी ज़्यादा बारिशें नहीं हुई, लेकिन आज से जो बारिशें हैं इसमें खासी ज़्यादा बारिशें बताई गई हैं, जिसमें खासकर पंजाब में ज़्यादा बारिशें होने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। चंद एक मकामात पर मूसलाधार बारिश और ज़्यादा बारी भी जो है एक्सपेक्टेड है कि वहाँ पर होगी। इसी तरह से मलका कौसार मरी की बात की जाए तो वहाँ पर इस वक्त 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। मुल्क भर में आज मौसम जो है वो गर्म और मतरूब रहेगा, लेकिन बहुत सारे इलाके हैं जहां पर बारिश एक्सपेक्ट की गई है। जी, यह है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, जो कि दुनिया के खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमतों में से एक है। अब ज़रा पड़ोस की खैर खबर लेते हैं। दरियाए जमुना में पानी की सतह में कमी हो रही है, जबकि नई दिल्ली में सैलाबी सूरत हाल अब भी बरकरार है। बिल्कुल, भारतीय मीडिया के मुताबिक दरिया जमुना में पानी की सतह 207 मीटर रिकॉर्ड की गई है। वज़ीर आला नई दिल्ली का कहना है कि जमुना बैराज के 5 दरवाजे खोलने के लिए काम जारी है। अगर बारिश ना हुई तो चंद दिनों में सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी। साथ ही नई दिल्ली में सैलाबी पानी से घिरी सड़कों पर बहाली का ऑपरेशन भी जारी है। नई दिल्ली में स्कूल, कॉलेज और ज़रूरी खिदमात के अलावा दफातर आज भी बंद हैं, जबकि महकमा मौसमियात ने आज हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया है।